और सुना तो कैसे हो, तुम्हारा भाई आ चुका है नई वीडियो के साथ। तो आज मैं बताऊंगा कि हम स्टॉक्स को फाइंड कैसे करते, मतलब स्टॉक्स को देखते कैसे हैं, समझे। मतलब जैसे वॉच लिस्ट में ये जो आ रखे हैं उसे ये इसमें ये सब शो कर रहा है, तो हम इसको चूज़ कैसे करें कि ये मेरी वॉच लिस्ट में मैंने डाला है। तो वो चूज़ कैसे किया मैं वो समझाऊंगा इस वीडियो में कि मैंने क्यों, मतलब जैसे बंदे कहते हैं कि निफ्टी करना चाहिए, कोई कहेगा कि ये कंपनी अच्छी है या ये है या वो है, एंड सन पता नहीं क्या क्या। तो मैं तुम्हें पूरा एकदम समझा देता हूँ कि हम करेंगे कैसे, कंपनियों को देखते कैसे हैं, पूरा एकदम पूरा 0 to एकदम हीरो बना देंगे। हाँ, वो समझते हैं आगे। तो ये साइट है, कोई सी तो साइट है ये साइट पे ना, मतलब मोस्ट ऑफ द डाटा मिल जाता है किसी की भी कंपनी का, ठीक है। नाम मैं लूँगा नहीं इस, क्योंकि नो प्रमोशन भाई। देखो ये है एक्चुअल, मतलब इस साइट में कैसे कैसे शो करेगा ये भी देखते जाओ साथ साथ, ठीक है। तो ये है एक्चुअल प्राइस, ये LTP है। LTP मतलब कि लेटेस्ट ट्रेड प्राइस, मतलब कि अभी एक्चुअल क्या प्राइस चल रहा है उस कंपनी के शेयर का, ठीक है। हाँ ठीक है। अब आते हैं नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो, यहीं पे लिखा है नो बिफोर यू इन्वेस्ट, ठीक है। तो ये ओवरव्यू बता दे, ओवरव्यू में देखो क्या क्या है चीज़ें। ओपन इतने पे, ओपन मतलब कि मतलब जैसे आज मार्केट खुली ना, तो ओपन इतने रुपए पे हुआ है और आखिरी क्लोज कितना है, मतलब कि पिछले दिन का, जैसे आज ओपन हुई है तो ओपन का ये कल के दिन कितने पे बंद हुई है, मतलब येस्टरडे 9171 पे बंद हुई है। ओपन डायरेक्ट इतने पे हुई है, मतलब गैप अप दे दिया है। ओपन इतने पे हुई और अभी हाई गया है इतने का 2929.5, लो गया है इतने का। ये देखो आज का ही है, ये लो आज का ही है, ठीक है। ओपन हाई लो, मतलब कि आज का ओपन ये है, हाई इतना गया था और लो इतना गया है, ठीक है। और ऑल टाइम हाई है इतना, ऑल टाइम हाई मतलब कि आज, मतलब आज तक की डेट में सबसे टॉप उसका क्या है, ठीक है। तो टॉप है इसका 9660, ठीक है। इतना समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो एक बार बैक करके फिर से देख लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी, बताओ, अब हम बात करेंगे इसकी वॉल्यूम्स। व्हाट इज़ वॉल्यूम ब्रदर, व्हाट इज़ दिस वॉल्यूम? देखो मेन चीज़ है, अगर वॉल्यूम नहीं आएगा तो शेयर के अंदर लिक्विडिटी हमें मिलेगी नहीं, ठीक है। अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो, अगर वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है, जैसे अभी इसमें 6 लाख का वॉल्यूम आया है। 6 लाख का मतलब मीन्स क्या है, वॉल्यूम का मीनिंग क्या है कि आपने सिंपल समझना मेरी बात होगी। वॉल्यूम का मतलब होता है कि इतने लोग जो, मतलब इस वॉल्यूम को ऐसा कंसिडर करो कि इतनी ट्रेड गई है, बाई की तरफ भी और सेल की तरफ भी, मतलब दोनों मिलाकर ये आया है वॉल्यूम, कि इतना ट्रेड हुआ है वॉल्यूम, समझे। मतलब कि इतनी ट्रेड्स हुई हैं, मतलब कुछ बाई की तरफ हुई होंगी, कुछ सेल की तरफ हुई होंगी, कोई होल्ड किया होगा, कोई शॉर्ट किया होगा, शॉर्ट कवरिंग आई होगी, या कुछ जो भी अनसेंट जो भी होता है। तो वॉल्यूम ये होता है, ठीक है। क्या होता है वॉल्यूम? नहीं समझ आया, बैक करके देखने का, ठीक है। अब अगली चीज़ आती है अपर सर्किट लिमिट। इसका क्या मतलब हुआ बताओ? अपर सर्किट लिमिट, अगर देखो पहले तो अपर सर्किट समझो क्या होता है। अपर सर्किट का मतलब है कि मार्केट जो है, जैसे मार्केट हमारा मार्केट कब खुलता है? हमारा मार्केट खुलता है 9 बजे, मतलब 9:15 पे, ठीक है। 9:15 बजे से खुला, ठीक है, और खुलते ही अपर सर्किट लग गया। इसका क्या मतलब होता है कि भाई प्राइस तो खुला है, मार्केट खुली है, लेकिन कई बार देखा होगा कि हम खरीद नहीं पा रहे होते, मतलब ट्रेड अगर हमें लेनी है तो हम ले नहीं पा रहे होते। क्यों नहीं ले पा रहे होते? वो एक तो थोड़ा बहुत ऐप का भी झोल होता है, वो ऐप थोड़ा कभी कभी वर्क नहीं करता, और एक होता है कि उसमें सर्किट लग जाता है, ठीक है। अगर अपर सर्किट लगता है तो हम ना, क्या सीन है कि हम बाय नहीं कर पाएंगे, हम सेल कर सकते हैं अगर हमने पहले का ख़रीदा हुआ है, समझे। मतलब अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो मैं एक बार रुको, मैं नोट्स पे नहीं, इस पर समझा काम लिया वाइट बोर्ड। तो देखो अपर सर्किट जब लग जाता है ना, तो क्या होता है कि हम ना बाय नहीं कर सकते। अब हम जैसे मान लो कोई भी शेयर है, अगर उसमें अपर सर्किट लग गया है तो हम बाय नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हमने उसको पहले कभी खरीद रखा है और उसके शेयर्स अभी हमारे पास पड़े हैं तो हम सेल कर सकते हैं, लेकिन बाय नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपर सर्किट लग गया। अपर सर्किट के अंदर क्या होता है कि या तो 5% ऊपर की साइड सर्किट लग जाएगा, या तो 5% नीचे की साइड सर्किट लग जाता है, ठीक है। तो इसमें होता ही है कि जैसे मार्केट खुलती है और तुरंत सर्किट लग जाता है, तो हम ना उसके अंदर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, समझे। और अगर पूरा दिन सर्किट लग जाएगा तो हम पूरे दिन ट्रेड नहीं ले सकते बाई की तरफ, लेकिन हम सेल कर सकते हैं अगर पहले खरीद सकते हैं। मतलब अगर पहले खरीद रखा है तो हम सेल कर सकते हैं, बट बाय नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपर सर्किट लग गया 5% ऊपर की साइड, ठीक है। इतना समझ आया? अब सेम चीज़ होती है लोअर सर्किट।
लोअर सर्किट में क्या सीन है कि हम ना सेल नहीं कर सकते, सेल की ट्रेड नहीं ले सकते हैं बोला, सेल की ट्रेड कैंसिल हो जाएगी, हम बाय कर सकते हैं जितना मर्जी, लेकिन सेल नहीं कर सकते, समझे? क्योंकि इसमें क्या हुआ होगा कि या तो इसका शेयर जो है वो 5% नीचे की साइड लोअर सर्किट लग गया होगा। जब लोअर सर्किट लग जाता है ना तो हम ट्रेड नहीं ले सकते, एक साइड की ट्रेड नहीं ले पाएंगे, समझ ना? लोअर सर्किट में सेल की साइड की ट्रेड नहीं ले सकते, बट बाय जितना मर्जी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे शेयर नीचे ही नीचे यूँ जा रहा हो, समझे? ऊपर अगर जैसे मान लो पिछले में ऊपर गया था तो हम ऊपर की साइड ट्रेड नहीं ले पाए थे, क्योंकि ऊपर की तरफ वो ऑलरेडी जाके सर्किट लग गया, अब कोई ट्रेड नहीं होगी बाई की तरफ, समझ में? लोअर सर्किट में सेल की तरफ कोई ट्रेड नहीं होती, बट बाय कर सकते हो जितना मर्जी बाय करना, ठीक है, कितना समझ आया? ये होता है, यहाँ पे मैं समझा रहा था कि ये लो अपर सर्किट लोअर सर्किट लिमिट क्या हुआ है, तो कभी जब लगा होगा तो ये वही शो करता है, इतने रेट पे लग गया होगा सर्किट। अब ये देखो, ये थोड़ा सा काम की चीज़ है, ये एवरेज वॉल्यूम ऑफ 20 डेज, 20 दिन में कितना वॉल्यूम आ रहा है? 9 लाख का वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, एवरेज वॉल्यूम, समझ रहे हो? एवरेज वॉल्यूम मीन्स कि इतना 20 दिन में इतने का ट्रेड हुआ है, ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना आया है, ठीक है, समझे? मतलब बाई भी होगा इसमें सेल भी होगा, मिक्स है ये, ठीक है, ऐसा समझ? तो ये मतलब वॉल्यूम हमें देखना ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं वैल्यू, ये मेरे को कोई खास नहीं लगता, वी बैक मैं देखता नहीं हटा इसे, बेटा का मुझे नहीं पता ये क्या होता है, कुछ होता होगा, बट मेन जो मेरे को लगता है वो ये है मार्केट कैप। मार्केट कैप देखो, अगर हमें पंप एंड डंप वाली सिचुएशनों से ज़्यादातर बचना है और अवॉइड करना है थोड़े खसी से स्टॉक्स को, तो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा। अब जैसे ये स्टॉक है बजाज फाइनेंस, पूरा मार्केट गिरा है, ठीक है, ठीक है, सेलिंग कब से आई है? कुछ सितंबर वगैरह से आई है कि ये देखो ये करेक्ट कितना हुआ होगा, 7,000 से कितना गया है? 6,000, सिर्फ मतलब कुछ होगा 10% तो ये करेक्ट है ये, क्योंकि 7,000 से गया 6,000 कुछ गया, ठीक है। अब बट ये देखो दिसंबर में पूरे टाइम सेलिंग चालू थी, खतरनाक वाली, दिसंबर में 10 लाख करोड़ रुपए निकल रहे थे एक, मतलब सेलिंग इतनी खतरनाक थी, हर रोज़ मतलब 17,000 करोड़, 30,000 करोड़, 33,000 करोड़ की सेलिंग आ रही थी। अब ये देखो नवंबर तक गिरा, अब दिसंबर में जब इतनी खतरनाक सेलिंग आई तो पूरा ऊपर गया है, क्यों गया है ये मेरे को समझा, ये क्यों गया है? फिर हल्का सा वो आया, देखो मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ यहाँ पे हुआ क्या होगा, ये देखो इतनी बड़ी सप्लाई आई, ठीक है, अब इस सप्लाई को भूल जाओ, अब यहाँ देखो ये डिमांड इतनी आई, मतलब सप्लाई और डिमांड का भी गेम होता है इसमें। मैं इंडियन में कर रहा हूँ, बट आप अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप समझो, अगर नहीं समझ रहे तो आप जा सकते हो। यहाँ देखो डिमांड इतनी आई, उसके बाद जो है सप्लाई आधी हो गई है। यहाँ देखो डिमांड इतनी कितनी, मेरे ख्याल ये वाली डिमांड मेजर करके, अब वो सॉरी ये तो सप्लाई है, सॉरी, यहाँ से यहाँ वाली देखो एग्जैक्ट इतना है, देखो यहाँ से पूरा एग्जैक्ट इतना ही है, इतना ये डिमांड इतनी ही आई है, और फिर सप्लाई आधी हो गई तो डिमांड जो है डबल हो गई, ये पूरी डिमांड यहाँ पे डबल आ गई, ठीक है। उसके बाद जो भी है मतलब मरगिस्सों वाले काम हो, यहाँ तो ठीक है। तो हमें किन चीज़ों से बचना है? हमें बचना था पंप एंड डंप वाले स्टॉकों से, जिसमें बहुत ज़्यादा पंप एंड डंप होता है, और हमें दिखते तो वो छोटे छोटे उस मतलब प्राइस पे है, जैसे अभी इसका प्राइस तो थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें कैपिटल थोड़ा ज़्यादा लगेगा, जैसे इसमें 9,267 का वो है, क्या बोलते हैं प्राइस, ट्रेडिंग प्राइस, LTP अभी इतने का चला है, तो 1 शेयर अगर आप खरीदोगे तो इतना पैसे लगेंगे आपके अकाउंट में होने चाहिए एक शेयर को खरीदने के लिए, और हमें रिटर्न कितना मिलेगा? बहुत मतलब मतलब एक बहुत छोटा मिलता है। बट अगर वहीं आप ये देखोगे कि आपका पैसा जो है मतलब थोड़ा सही जगह लग रहा है, एकदम से गिरेगा नहीं, एकदम से उठेगा नहीं, बट वो धीरे धीरे उठता है। तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये ना बड़े मतलब कैपिटल पे अच्छे से वर्क करेगी, समझे? तो मार्केट कैप अगर हमें क्या बोलते हैं पंप एंड डंप से बचना है ना ज़्यादातर, तो मार्केट कैप हमेशा ना 10,000 या 20,000 करोड़ से ऊपर का देखा करो, उस कंपनियों में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा करो बाद में। बट अभी इसको देख के एकदम ही चूज़ मत कर लेना, अपने वॉच लिस्ट में डाल लेना। क्या बोलते हैं, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं हमें, ठीक है। तो हमने मार्केट कैप देखना है, वॉल्यूम देखा इधर, और मेन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मेन जो है यहाँ पे वॉल्यूम, मार्केट कैप, और यहाँ पे सेक्टर का PE और कंपनी का PE। सेक्टर का PE चल रहा है 27, कंपनी का चल रहा है 34। ये क्या बात है भाई, ये तो समझ ही नहीं आया। PE क्या होता है, पहले तो ये होता है, PE का मतलब होता है प्राइस टू अर्न रेशियो, ठीक है। अगर सेक्टर के PE से कंपनी का PE कम होता है तो हम वो टाइम होता है कि इन्वेस्ट करो और रिटर्न थोड़ा मतलब ठीक ठाक मिल जाता है।
बाद में। बट अगर यहाँ पे हो रखा है उल्टा, यहाँ पे कंपनी का पीई ज़्यादा है और सेक्टर का कम है, तो इसका मतलब है कि ये ना रिटर्न थोड़ा कम दे रही है, समझ में आया? अगर इसका पीई कम होता है सेक्टर के पीई से, इस पहले तो ये समझो कि सेक्टर का पीई, सेक्टर क्या है यहाँ पे? सेक्टर का मतलब है कि कैसे समझो, सेक्टर का मतलब है सेक्टर, जैसे मान लो अब ये कौन सी कंपनी है, फाइनेंस की कंपनी है, बजाज फाइनेंस, ठीक है। राइटिंग पे थोड़ा समझ जाना भी, वो मैं माउस से पकड़ के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे सेक्टर का सॉरी मैं ये बता रहा था, जैसे कंपनी का वर्क क्या है मेन, यहाँ पे बजाज फाइनेंस का वर्क क्या है, और वो है फाइनेंस का, मतलब कि इंश्योरेंस वगैरह या ये सब कहेंगे उसको, उस चीज़ को, मतलब इंश्योरेंस देती है या किसी को लोन देती है, एक्सेट्रा चीज़ें होती हैं, बताइए। तो अब यहाँ पे सीन क्या है कि जैसे बजाज फाइनेंस का वर्क मेन है फाइनेंस, तो इसका क्या है, बजाज का क्या है, फाइनेंस है ना, ठीक है। तो जो सेक्टर है, सेक्टर का मीनिंग है कि जो उस कंपनी की फील्ड क्या है, मतलब जैसे हम 12th पास करने के बाद हम अपनी फील्ड चूज़ करते हैं ना कि हमें ये चीज़ करनी है या ये करना है, या हमें एमबीबीएस करनी है या नीट देना है, जेई देना है, एक्सेट्रा बढ़ते ही चीज़ें, तो वो होती है फील्ड। अब यहाँ पे जो हमने देखा कि सेक्टर का पीई, ठीक है, पीई, और हमने देखा कंपनी का पी, तो उसके आगे क्या लिखा होता है यहाँ पे, TTM है ना, ये कंपनी के पीई के आगे, मतलब कई जगह पीई लिखा होगा खाली, या कई जगह लिखा होगा TTM पीई, तो घबराना, ये है कंपनी का ही पीई और सेक्टर का पीई होता है लिखा हुआ, मतलब मेजॉरिटी सेक्टर का पीई देखने को मिलेगा तुम्हें, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा अलग दिखने को मिल सकता है कि कंपनी का पीई अलग शो हो रहा है या कुछ अलग शो हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ठीक है, मतलब फील्ड जो है उस कंपनी की फील्ड, मतलब समझे, जैसे इस कंपनी की फील्ड है फाइनेंस, तो ये जो सेक्टर है ना, इसका सेक्टर मतलब हम फाइनेंस के सेक्टर में देख रहे हैं, समझे। फाइनेंस का जो सेक्टर है उसमें कंपनी का प्राइस टू अर्न रेशियो कितना है, ये चीज़ हम देख रहे हैं, समझ में आया? नहीं समझ आया, बैक करो, देख लो पॉज करके सही से। और अब हम देखेंगे डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है कि जैसे आपने किसी में, जैसे आप बैंक में हम एफडी करते हैं ना, जैसे हम एफडी करते हैं तो हमें रिटर्न मिलता है कुछ परसेंट, जैसे 6% मान लो, या फिर मान सकते हो कि जितना भी मिलता हो, 5%, 6% जो भी मिलता हो, तो ऐसे ही हमें इसमें भी इंटरेस्ट मिलता है, बट साल ईयरली मिलेगा, ठीक है, ये नहीं कि क्वार्टरली या ये समझो कि मिल रहा हो, ईयरली मिलता है मेन। और बीच बीच में भी देते रहते हैं ये लोग, तभी भी दे देते हैं, जैसे यहाँ पे मैं अगर चार्ट खोल के दिखाऊँ तो दिया हुआ है इन्होंने भी, ये कहीं देखो, ये देखो, ये रेड डिविडेंड कितने का दिया है, 36 रुपये का। तो जैसे मतलब आपने इस कंपनी के शेयर्स बाय करके, मान लो आपने 100 शेयर बाय कर रखे हैं, तो आपको पर शेयर, जैसे ईयरली का है ये सीन, पर शेयर इतने रुपए में मिल जाएंगे, ठीक है। अब जिसके जितने ज़्यादा शेयर उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, समझ में आया? तो 36 यानी कि 3600 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिला, ईयरली मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा झोल है, कभी अब कोई सोच रहा हूँ क्वार्टरली या 3 महीने में मिल जाए, ऐसा नहीं होता। 0.6 का है। अब जैसे सरकारी कंपनियों को देखोगे ना, तो उसमें होता है कुछ 3%, किसी का होगा 4% होगा, 5%। तो ये है प्राइवेट कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा मूव दे देता है, इसलिए उन्होंने डिविडेंड को कम कर रखा है, समझ में आया? तो हमें अल्टीमेटली पैसे कमाने हैं, समझ में आया? तो हम उस हिसाब में जाएंगे जिसमें हमें थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा समझ। तो ये तो हो गया हमारा ओवरव्यू यहाँ क्लियर होता है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें मेन है, ठीक है, 3। अभी मेरी पेंसिल नहीं चल रही है, भाई 2 मिनट देना, 1 सेकंड में ज़रा, एक सेकंड देना, अभी मैं ये पेंसिल चलाऊँगा, पेंसिल का थोड़ा सा लोडिंग इतना ले रहा है। आगे में मेरी पेंसिल मान लो, अपन यहाँ से पेंसिल ले लेते हैं, और ये देखो वो है, ब्लैक नहीं आ रही क्या, कलर कैसे चूज़ करते हो? हाँ, तो अब ये देखो, हमें यहाँ पे मेन क्या था, यहाँ पे ये है मार्केट कैप, वॉल्यूम एंड पीई ऑफ बोथ, आपको दोनों का देखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मेन ये 3 चीज़ें हैं, पीई एंड देन मार्केट कैप, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तो हो गया।
अब आते हैं हम थोड़ा सा नीचे। ये तो चार्ट, मतलब ये चार्ट देख सकते हो, बिल लगा के इंडिकेटर वगैरह देख रहा हूँ, वो बात के काम है। मैं आपको उसकी कंपनी का ओवरव्यू मतलब पूरा समझा रहा हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें देखकर हम लेते हैं किसी उसको शेयर, मतलब स्टॉक को चूज़ कैसे करते हैं हम, मैं वो बता रहा हूँ। अब आएंगे हम यहाँ पे फाइनेंशियल्स पे आते हैं के ऊपर। फाइनेंशियल्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आप नाम सुन के भी बता सकते। हम सबसे पहले देखते हैं इसमें रेवेन्यू। साल दर साल अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो ठीक है, कंपनी एकदम ओके है, ठीक है। साल दर साल रेवेन्यू जैसे, और सुनो ये सब ना सीआर में होता है, ठीक है ना। कभी कोई सोचे कि बस इतनी रुपये, सीआर में है सब कुछ। जैसे पहले 2021 में इन्होंने कमाया साल का ये पूरा रेवेन्यू 26,000 करोड़, फिर इतना फिर इतना फिर इतना। और एक सेकंड, रेवेन्यू चेक कर लिया, फिर अब अपन को चेक करना होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया उसके बाद सब कुछ एक्सपेंस को पे वे करने के बाद उसके पास कितना बचा, ठीक है। तो उसमें भी उन्होंने सही ठीक ठाक बचाया है। जैसे 4,000 करोड़, फिर 7,000, फिर 11,000, फिर 14,000, फिर 16,000, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट भी देखना ज़रूरी है, साल दर साल बढ़ते रहना चाहिए। अगर नेट प्रॉफिट अगर ऐसा आ रहा हो, देखो ऐसा, तो भाई बेकार है, ठीक है ना। हमें चाहिए ऐसा स्ट्रेट, ऐसा ऊपर जाता हो। अगर नीचे आते हुए दिखेगा तो फिर कैसे बात बनेगी यार। चलो कोई नहीं, हम नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। फिर अपन चेक करेंगे ईपीएस। ईपीएस का क्या मतलब होता है, नाम सुनकर क्या लग रहा है बताओ। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब कि जैसे प्राइस टू अर्न रेशियो था वैसा ही कुछ टाइप का ये भी है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर मतलब पर शेयर कितने का साल दर साल प्रॉफिट दिया है। तो देखो पर शेयर 73% का प्रॉफिट, 116% का प्रॉफिट, 190 है, 236, 268, देख रहे हो। फिर हम देखते हैं BVPS। इसका क्या मतलब होता है बताओ। इसका मतलब तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। इसका कमेंट में खुद बताओ, तुम जिसको पता है वो डालो इसका क्या मतलब है। इसका पूरा तुम ही समझाओ कमेंट में, मैं भी देखता हूँ। ये आके बचते हैं, क्या हो रहा है। हाँ ROE, ये तो ROE तो पता ही होगा तुम्हें, रिटर्न ऑन इक्विटी। इतना रिटर्न बना के दिया है, इक्विटी पे कितना रिटर्न बनाया, 21% का सबसे हाई था 2023 में। 24 में घट गया क्योंकि सेलिंग आई थी बहुत ज़्यादा। अब 25 का तो अभी चल रहा है, मेरे ख्याल 3 महीने के बेस पे दिखा देंगे। अभी इसमें फ्लक्चुएट करेगा अगर ये ईयरली शो हो रहा है तो। फिर हम देखते हैं डेप्ट टू इक्विटी। डेप्ट टू इक्विटी का मतलब होता है कर्जे में कंपनी है। डेप्ट का मतलब तो पता ही होगा, कर्जा। तो कंपनी ने कितना कर्जा ले रखा है, तो यहाँ लिखा है अभी 2025 का लिखा हुआ है 3.74। 3.74 मतलब कि समझ लो बहुत पैसा होता है, बहुत। हमें यहाँ दिख रहा है ना पॉइंट में 3.74, 3.99। अब ये पता है ये कैसे, मेरे को जितना लगता है वो मेरे को ये लगता है कि कैपिटल वाइज होता है, ठीक है। मतलब कि पर कैपिटल पे उन्होंने 3% का वो ले रखा है। जैसे अभी यहाँ पे था ना कितना, 3% कितना परसेंट का इनका है 3.74। तो उनकी जो टोटल कैपिटल है उसका 3.74% का उन्होंने वो ले रखा है, क्या बोलते हैं, डेप्ट, मतलब कर्जा ले रखा है, लोन ले रखा है। जैसे उनका 5 लाख है ना, तो 5 लाख का 3% कितना होगा, 3.74 डिवाइड बाय 100, तो 18,700 करोड़ रुपए उन्होंने ले रखे हैं कर्जे में, ठीक है। तो ये फाइनेंसेस ऐसे देखे जाते हैं, ठीक है। बाकी ये सब मेरे को अभी उतना क्लियर नहीं है, खुद ही क्लियर नहीं है, तो मैं आपको क्या ही बताऊँगा कि इनकम स्टेट क्या है। अच्छा ये अपना मेन है सही है, मैंने मेन ही चीज़ देखी। देखो इसमें देखना क्या होता है, मेजॉरिटी इस फाइनेंशियल में देखना होता है रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और डेब्ट टू इक्विटी, ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी देखो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होंगी उसके अंदर डेब्ट टू इक्विटी होगा ही होगा। बट जो छोटी कंपनी होती है जिनका कोई नाम नहीं है और उसमें डेब्ट टू इक्विटी है और तुम्हें लग रहा है कि सही है, तो मत जाना, ठीक है। एक बार कंफर्म करा करो, पूरी चीज़ें छानबीन करा करो उस कंपनी के बारे में। हाँ अच्छा ये है ये है ये नहीं है। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ पॉइंट वो तो देखने ही देखना है। अगर ये जैसे रेवेन्यू है, अगर रेवेन्यू हमें ऐसा दिखा है कि इस साल इतना, फिर इस साल आधा हो गया, फिर इस साल इतना हो गया, फिर इस साल एकदम से मुँह दे दिया इतना, फिर इस साल फिर इतना ये रह गया, तो ऐसे नहीं चलेगा भाई। ये होता है सबसे बेकार, ऐसा चार्ट जो रहेगा ना वो बेकार रहेगा। जो ऐसा चार्ट जाता है तो ये सही होता है, ठीक है। जैसे अब इसमें इतना दिया, फिर इतना दिया, फिर इसमें बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, तो ऐसा चार्ट सही रहता है स्ट्रेट में, मतलब ऐसा जाता हुआ।
अगर चार्ट अगर ऐसा आ रहा है ऐसा, तो कंपनी डेप्ट में ही चली जाएगी फिर। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है। नेट प्रॉफिट में अपने को भी ऐसा ही चार्ट चाहिए, ऐसा ऊपर जाता हो, ठीक। तो फाइनेंशियल में 3 चीज़ें मेन है, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, डेप्ट इक्विटी। अब हम देखेंगे शेयर होल्डिंग्स। शेयर होल्डिंग्स में सबसे ज़्यादा मेन इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा मेन काम जो करते हैं वो है एफ। बट आपको चार्ट भी देखना आना चाहिए। अगर चार्ट देखना नहीं आएगा तो आप फिर बेकार है, फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। एफ बहुत ज़रूरी रहेंगे इस गेम में, क्योंकि एफ जो है वो है फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है। अब जब बाहर के बंदे हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं ना इंडिया में, तो हमें रिटर्न मिलता है अच्छा, ठीक है। अगर ये लोग पैसा लगाना बंद कर दें तो हमारी मार्केट चली नहीं पाएगी, एकदम मतलब ज़ीरो, समझ लो ज़ीरो, ठीक है। सबसे मेन है एफ। अगर एफ ज़्यादा है तो ठीक है, नहीं तो अगर कम है तो फिर बेकार है। एफ DI का गेम है, एफ DI और प्रमोटर, इन 3 जनों का गेम है। बाकी जो पब्लिक उसी है, इसका उतना कोई मतलब नहीं बनता। देखो मैं तुम्हें शेयर होल्डिंग में इससे समझा देता हूँ कि सबसे पहले नंबर पे है एफ, फिर है DI, देन प्रमोटर, देन पब्लिक, देन अदर्स। अदर्स का इसमें जो लिखा हुआ है ना, अदर्स का मतलब होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, इंश्योरेंस वगैरह देना, वो कंपनियों का उसमें योगदान है, उस कंपनी में शेयर्स वगैरह भी थोड़े बहुत बाय कर रखे, ठीक है। तो एफ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लोग ही हमारे मार्केट को चला रहे हैं। हमें बाहर से फंडिंग आती है जब, तो हमारा मार्केट उठता है या गिरता है, जो भी है। जब पैसा यहाँ से निकाला जाता है तो गिरता है, और जब आता है तो ऊपर जाता है। फिर DI क्या होता है, DI मतलब कि कैसे बोलते हैं, DI का मेरे को सुनना मुझे याद नहीं आ रही, उसका भी अभी याद नहीं आ रही। बट जो DI है ना वो हमारे यहाँ के इन्वेस्टर है, सॉरी गलत बोल रहे, नहीं सही बोला जी। DI इतना समझ लो कि DI जो है हमारे यहाँ के इन्वेस्टर हैं, वो लोग यहाँ से इन्वेस्ट करते हैं वगैरह के थ्रू। तो जब एफ बेचते हैं तब DI खरीदता है, और जब DI बेचता है तब एफ खरीदता है। इनका रेसिप्रोकल में चलता है, समझ में, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझो, ये रिफ्रेश क्यों हो रहा है, क्या सीन हो गया है। हाँ, तो इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रखा है इनका गेम, क्योंकि देखो अगर ये दोनों जने बाइंग पे आ जाए, मतलब DI और एफ, ये बिग प्लेयर नहीं आके सामने, मार्केट के बिग प्लेयर यही होते हैं, और कोई मार्केट का बिग प्लेयर नहीं है मार्केट का। अगर ये दोनों जने मिलकर अगर बाइंग पे आ जाए, तो अगर मार्केट अगर किसी शेयर का प्राइस चला है 100 रुपये, तो उसको एक ही दिन में 10,000 करने की पावर रखते हैं ये लोग। इतना पैसा आएंगे, इतना पैसा नहीं खाए। अगर एक ही दिन में 10,000 पॉइंट मूव दे रहे हैं ऊपर की साइड, समझना। और अगर ये दोनों मिलकर सेलिंग करने लगे ना, तो इतनी तबाही में जाएगी, सबके पैसे डूब जाएंगे, सबके A to Z%, A to Z क्या बोलते हैं। इसलिए इनका रेसिप्रोकल में चल रहा है, इनके साथ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल में चल रहा है, क्योंकि अगर ये दोनों जने एक साथ एक ही चीज़ करने लगे ना, तो एकदम वो हो जाएगा, समझना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे एफ जब बेचता है तो DI खरीद लेते हैं, ताकि मार्केट ज़्यादा गिरे, ठीक है। और जब DI बेचते हैं तो एफ खरीद लेते हैं, लेकिन एफ पे बहुत ज़्यादा पैसा है, DI में फिर भी लिमिटेड अमाउंट है, बट एफ में ज़्यादा होता है। और फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्लेज का मतलब होता है कि प्रमोटर ने अपने शेयर्स को गिरवी तो नहीं रख रखा, अपने शेयर्स पे लोन वगैरह या टाइप कुछ तो नहीं कर रखा। तो प्लेज का जो ये इस कलर में दिखाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 0 है, जो 0 शो हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये इसमें प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर बेचा नहीं है, समझ, ये लोन पे नहीं दे रखा है, गिरवी नहीं रखा है। एफ की होल्डिंग्स हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि साल के साल कितनी होल्डिंग्स रही हैं। तो ऐसे ये 3-3 महीने पे दिखाता है उसमें क्वार्टर वाइज, ठीक है। फिर हम देखते हैं DI की कितनी है। देखो अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि शेयर होल्डिंग में ना सबसे मेन जो आपको इन तीनों चीज़ों के बाद देखना है वो है पब्लिक जो है सबसे कम होनी चाहिए किसी भी शेयर में, मतलब कम होनी चाहिए। देखो अब जैसे यहाँ पे 18% ये है, 17% DI है, प्रमोटर है 54%, पब्लिक कितनी है, सिर्फ 6%। तो ये एक अच्छा रेशियो है। कुछ ऐसे ही टाइप का चार्ट होना, वो शेयर होल्डिंग्स होनी चाहिए। पब्लिक सबसे कम, एफ थोड़े होने चाहिए ठीक ठाक परसेंट में, DI भी ठीक ठाक परसेंट होनी चाहिए, प्रमोटर ज़्यादा हो चलेगा, बट एफ सबसे ज़्यादा, मतलब आप प्रेफर करना कि एफ थोड़े ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। तो चार्ट थोड़ा सही, मतलब वो मिलेगा आपको, क्या बोलते हैं, मूव आएगा आपके उसमें, समझा। तो ये चीज़ थी। पीएस का मतलब होता है कि ये कंपनी किस किस से कॉम्पिटिटर है, कौन कौन कॉम्पिटिटर है। तो पीएस में वो सारी कंपनियों के नाम शो होते हैं, जैसे IRFC, बजाज होल्डिंग्स, छोला इन्वेस्ट, श्री राम फाइनेंस, तो ये सब इसके कॉम्पिटिटर हैं, तो वो शो करा। तो इतना ही था
ये है, मैंने आपको पूरा क्लियर समझा दिया कि क्या क्या होता है किसी कंपनी में, कि कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या होता है। तो अगर नहीं समझ आया है तो आप बैक करो, देखो एक बार आराम से, और मिलते हैं फिर तब तक अगली में। और अगर कोई आपके दिमाग में कोई टॉपिक है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है तो आप कमेंट खुला है डाल दो, देखता हूँ, अगर मेरे को पता होगा तो मैं बता दूँगा, और नहीं पता होगा तो मैं रिसर्च करके देखता हूँ फिर। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए देखते रहो मेरा चैनल।